हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे और ये जानेंगे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग के पहले आपको कौन कौन सी बातों का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम सिंपल भाषा में प्लानिंग का दूसरा नाम है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी काम या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो उस सॉल्यूशन को एक प्लेन पेपर पे प्लेन लैंग्वेज में आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में हम उसको एल्गोरिदम बोलते हैं और प्लेन लैंग्वेज में आप उसको प्लानिंग बोल सकते हैं। तो एल्गोरिदम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कि सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, एल्गोरिदम कहलाते हैं। एल्गोरिदम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें से कुछ कॉमन फीचर्स ये हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एल्गोरिदम में जो स्टेप्स की संख्या है वो काउंटेबल होगी। काउंटेबल से मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप में मिल जाएगा हमको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो एल्गोरिदम नहीं कहलाएगा। दूसरी फीचर ये है कि हर पॉसिबल इनपुट के लिए वो एल्गोरिदम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तीसरी जो फीचर है वो तीसरी फीचर ये कहती है कि आप इसको प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं। प्लेन इंग्लिश का मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें अपना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। जो और कॉमन फीचर है वो ये कहती है कि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एल्गोरिदम लिखने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जानना जरूरी नहीं है। आप इसे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी लिख सकते हैं। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे सरल है जिसको आप बोलते हैं प्लेन इंग्लिश। प्लेन इंग्लिश में आप बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किए स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन प्लेन इंग्लिश का कहलाएगा। दूसरा होता है सूडो कोड। सूडो कोड में आप क्या करते हैं कि कुछ प्लेन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का तरीका उधार लेते हैं। उस लिखने के तरीके को आप सिंटैक्स बोलते हैं। जब ये सिंटैक्स और प्लेन इंग्लिश को मिलाकर के आप एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करेंगे या उसे लिखेंगे तो वो सूडो कोड कहलाता है। तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ सिंबल्स की मदद से उस एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। इससे आपको एल्गोरिदम का फ्लो और सीक्वेंस बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से दिखाई देता है। जो लास्ट तरीका है वो ये है कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसका पूरा लिखने का तरीका यूज करके उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसे प्लेन कॉपी पे या किसी कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। इन चारों में जो पहले 3 है इनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। प्लेन इंग्लिश, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, इन तीनों में से ये कंप्यूटर की समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जो चौथा तरीका है प्रोग्राम, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ जिसको आप कंप्यूटर पे डायरेक्टली चला सकते हो। चलाने का मतलब ये है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम प्लेन इंग्लिश में एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं। पहली तो ये बात जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बहुत ही सरल तरीका है और सबसे सरल तरीका है एल्गोरिदम को लिखने का। इस तरीके से आप बिल्कुल सामान्य अंग्रेजी समझ में जो आती है लोगों को, उसकी मदद से आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपको 2 नंबर का सम निकालना है, तो इसके लिए हम प्लेन इंग्लिश में कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले हम बिगिन लिखते हैं। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। फिर हम पहला स्टेप लिखेंगे कि 2 नंबर हम एक्सेप्ट करें।
इसके लिए हमने दो वेरिएबल एज्यूम किए, a और b, और हमने प्लेन इंग्लिश में ये लिखा कि उन दो को हमने एक्सेप्ट किया यूजर से। दूसरा स्टेप ये है कि हम उनको ऐड करें और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को किसी तीसरे वेरिएबल जो कि सम है, इस सम में हम इसको स्टोर कर लें। तीसरा स्टेप ये है कि जो सम हमने निकाल लिया है वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वो हम यूजर को दिखा दें। तो जो डिस्प्ले सम है, जो थर्ड स्टेप है हमारा, ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजर को दिखाएगा। और यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है। तो जब हमारी एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी तो हम लास्ट में एंड लिख देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ हमने स्टार्ट किया और स्टेप 1 में एक काम किया, स्टेप 2 में एक काम किया, स्टेप 3 में एक काम किया, और इस पे आप एल्गोरिथम की तीनों फीचर्स अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो काउंटेबल है। दूसरा, ये एल्गोरिथम आपके किसी भी दिए गए दो नंबर्स का सम आपको निकाल के देगी। और जो तीसरा तरीका है, जो तीसरा आपका फीचर है, वो फीचर ये है कि आपको ये एल्गोरिथम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप शुरू में बिगिन और एंड लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि एल्गोरिथम आपकी शुरू कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुई। और इसमें एक बात और ध्यान रखने लायक है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा इसका, या इसमें हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, वो सीक्वेंशियल मैनर में करेंगे, जो कि स्टार्ट से या बिगिन से शुरू होगा और एंड पे खत्म होगा। आइए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमको किसी 3 मार्क्स का एवरेज निकालना है किसी एक स्टूडेंट का, तो इसके लिए हमारी एल्गोरिथम क्या बनेगी। शुरुआत हम करेंगे बिगिन से। स्टेप 1 में हम मार्क्स तीनों एक्सेप्ट करेंगे, जो कि M1, M2 और M3 वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जो कि सम होगा, वो इन तीनों नंबर्स का टोटल स्टोर कर लेगा। स्टेप 3 में हम सम को नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। ये हमने एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। ये हमारा एवरेज है और ये हमारा सम है। यहाँ पर चौथा जो स्टेप होगा, यहाँ पे हमने देखा कि जो एवरेज है वो हमारा निकल आया है। ये है हमारा एवरेज। अब हमें ये एवरेज यूजर को दिखाने की जरूरत है, तो चौथे स्टेप में हम एवरेज शो कर देंगे। अब कई बुक्स जो आप पढ़ेंगे, हर बुक्स में एल्गोरिथम को लिखने के लिए प्रिंट, शो या डिस्प्ले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिखे। और हमारा काम खत्म होने के बाद हमने इसको एंड कर दिया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझाने के लिए ये सबसे सरल तरीका है। ये इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट को हमने मार्क्स दिए हैं, उन मार्क्स के हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज के ग्राउंड पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो स्टूडेंट पास है या फेल। यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया लिया हुआ है वो क्राइटेरिया है 65% का, यानी अगर बच्चे के एवरेज मार्क्स 65% से ज्यादा हुए तो वो पास माना जाएगा और 65% से कम हुए तो वो फेल माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू किया, स्टेप 1 में तीनों मार्क्स हमने इनपुट लिए, स्टेप 2 में हमने सम कैलकुलेट किया, स्टेप 3 में हमने एवरेज निकाला। यहाँ पर हमने जो रिजल्ट हमको देना है, बाय डिफॉल्ट हमने ये अजम्पशन लिया कि बच्चा पास है और रिजल्ट में हमने ये स्टोर कर दिया। चूंकि ये टेक्स्ट है, जो रिजल्ट है वो एक टेक्स्ट है, हम बता रहे हैं कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके रखा है। टेक्स्ट को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। स्टेप 5 में हम ये चेक करेंगे कि एवरेज जो मार्क्स आए वो क्या 65% से कम है। अगर ऐसा है तो हमें रिजल्ट को पास से चेंज करके फेल में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे हमने रिजल्ट को सेट किया फेल से, अगर उसके एवरेज मार्क्स 65% से कम हुए तो। इससे हमारा रिजल्ट या तो पास होगा, अगर मार्क्स, ये कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आया, मीन्स अगर एवरेज मार्क्स आपके 65% से कम नहीं हुए तो रिजल्ट यही रहेगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा। और अब हम इस रिजल्ट को शो कर सकते हैं। ये किसी भी बच्चे के 3 मार्क्स का एवरेज निकाल करके उसको पास या फेल शो कर देगा। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, तो हम इसको एंड कर देंगे। जिस अप्रोच में हम किसी भी कंडीशन का यूज करें उसको आप सिलेक्शन अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे हमने ये कंडीशन क्रिएट की जिसमें हमने पता लगाया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन एग्री हो रही है कि नहीं। इसको आप सिलेक्शन अप्रोच के नाम से जानते हैं या कंडीशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आप स्टार्ट कीजिए स्टेप, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कीजिए। कितने बच्चे हैं? मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप 5 स्टोर करेंगे। स्टेप 2 में हम एक वेरिएबल लेंगे काउंटर, जो कि बताएगा कि हम किस बच्चे के मार्क्स को हैंडल कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे 1 से, 1 मीन्स पहला बच्चा। अब स्टेप 3 में आपने मार्क्स स्टोर किए पहले बच्चे के लिए। स्टेप 4 में आपने सम निकाला पहले बच्चे के मार्क्स का। स्टेप 5 में आपने एवरेज निकाला पहले बच्चे का, और फिर आपने रिजल्ट को सेट किया पास। स्टेप 7 में आपने चेक किया कि क्या जो मार्क्स हैं वो 65% से कम है। अगर हैं तो हमने रिजल्ट को फेल में चेंज कर दिया। अगर 65% से मार्क्स ज्यादा है तो रिजल्ट पास ही रहेगा। स्टेप 8 में हम ये रिजल्ट शो कर देंगे। अब स्टेप 9 में हमने ये चेक किया कि काउंटर की वैल्यू बढ़ जाए, तो काउंटर की वैल्यू में हमने 1 जोड़ दिया। इससे हम दूसरे बच्चे का रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे स्टेप 10 में कि जो काउंटर है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से छोटा है क्या। अगर छोटा है तो हमको स्टेप 3 से स्टेप 9 तक वापस रिपीट करना है दूसरे बच्चे के लिए। इसीलिए हम क्या कहेंगे, देन गो टू स्टेप 3। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से काउंटर की वैल्यू कम है तो आप स्टेप 3 पे जाएं और फिर ये स्टेप सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। तो काउंटर की वैल्यू चूंकि 2 हो गई तो आप फिर से स्टेप 3 पे गए। आपने स्टूडेंट नंबर 2 के लिए फिर वही काम किया, 2-3 मार्क्स लिए, उनका सम निकाला, एवरेज किया, फिर उसका रिजल्ट सेट किया, और अगर 65% से एवरेज कम आ रहा है तो रिजल्ट को फेल किया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर आपने काउंटर में 1 जोड़ा, अब काउंटर आपका 3 हो गया। काउंटर फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है क्योंकि हमने शुरू में नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 लिया था। तो हम फिर से स्टेप 3 पे जाएंगे और फिर ये सारा काम करेंगे। अब काउंटर में हम 1 जोड़ने पे काउंटर 4 हो जाएगा। अभी भी 5 से छोटा है तो हम फिर से स्टेप 3 पे जाएंगे और फिर ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पर हम अब स्टेप 3 पे न जाकर के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एंड, माने अब हमको किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस अप्रोच में आप कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट कर सकते हो एक गिवन कंडीशन के अंदर। यहाँ पे हमने कंडीशन ये लेके रखी है कि आप नंबर स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो काउंटर से ज्यादा हो तो आपको स्टेप्स को रिपीट करना है। इस अप्रोच को आप इटरेशनल अप्रोच या रिपीटेटिव अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम कुछ स्टेप्स को एक तय कंडीशन तक बार बार रिपीट करते हैं।
दूसरा तरीका है फ्रेंड्स सूडो कोड। इसमें आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा सिंटैक्स उधार लेके और प्लेन इंग्लिश का यूज करके आप उसी एल्गोरिदम को फिर से लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स और प्लेन इंग्लिश का यूज करेंगे हम। ये हमारा पहला जो एग्जांपल था 2 नंबर को ऐड करने का, उसी को हम फिर से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज करके लिखेंगे। इसमें हमने एक लैंग्वेज होती है जो काफी पुरानी लैंग्वेज है, इंग्लिश से मिलती जुलती है, जिसका नाम है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका यूज हम करेंगे। यहाँ पे हमने बिगिन का यूज किया। यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या होंगे और वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए, a, b, सम, और कोलन लगा करके हम ये बताते हैं कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो ये तीनों स्टोर करेंगे इंटीजर्स को। तब हम कहेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू को आप एक्सेप्ट करें, तो उसको हम लिखेंगे रीड a, b। ये आपको नंबर इनपुट लेने के लिए लिखेंगे। तीसरा स्टेप है आप सिंपल एक कैलकुलेशन लिख दें, सम इक्वल टू a प्लस b, तो रिजल्ट आपका सम में स्टोर हो जाएगा। चौथा, आप इसको, चूंकि आपका सम स्टोर हो गया है, इसलिए आप आउटपुट शो कर सकते हैं। तो आउटपुट शो करने के लिए उसमें हम राइट लिखते हैं, राइट सम। तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दिखा देगा। और हमारा काम खत्म हो गया तो हम एंड लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लेन इंग्लिश में हमने थोड़ा सा बेसिक का सिंटैक्स मिलाया, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप C++ या जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा सिंटैक्स यूज करके एल्गोरिदम को उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ये तरीका कहलाएगा एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन का सूडो कोड। इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या सिंटैक्स रूल्स नहीं होते हैं, बस हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी एल्गोरिदम में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। सूडो कोड को आप ना तो एग्जीक्यूट कर सकते हो और ना ही कंपाइल कर सकते हो, कोई भी कंपाइलर इसको चला नहीं सकता है। फ्लो चार्ट्स में हम इन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकली लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ सिंबल्स की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी डेफिनेशन है फ्लो चार्ट की कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर यूज करेंगे तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए। ये प्रोग्रामर्स को मदद करते हैं कि सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा सकें। फ्लो चार्ट में हम शेप्स का यूज करते हैं, लाइंस का और टेक्स्ट का, ताकि हम उनको ग्राफिकली समझा सकें जो भी हम सीक्वेंस या प्रोसेस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 2 नंबर का सम यूज किया है उसको आप फ्लो चार्ट में कैसे लिखेंगे। ये फ्लो चार्ट का एक सैंपल है जो कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है 2 नंबर को ऐड करने का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ओवल्स का यूज किया है इस स्टार्ट और एंड के लिए, और ट्रेपेजॉइड का यूज किया है हमने इनपुट या आउटपुट के लिए, और प्लेन रेक्टेंगल्स का यूज किया है किसी भी प्रोसेस या कैलकुलेशन को शो करने के लिए। ये देखिए, इनपुट ये है और आउटपुट ये है, ये ट्रेपेजॉइड है और ये कैलकुलेशन है, तो ये रेक्टेंगल है। इसमें आप सीक्वेंस एरो की मदद से देख सकते हैं कि स्टार्ट से एंड की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट आपकी एल्गोरिदम को ग्राफिकली बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से बता सकता है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप यूज करते हैं। ये ओवल्स हैं, स्टार्ट और एंड को शो करते हैं। यहाँ से जहां आप एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे और जहां एंड करेंगे तो ओवल्स में आप स्टार्ट और एंड लिखेंगे। ट्रेपेजॉइड्स आपके इनपुट या आउटपुट शो करते हैं। रेक्टेंगल्स आपकी प्रोसेस शो करते हैं, किसी भी तरह की कैलकुलेशन, असाइनमेंट, इस तरह का। एरो आपकी सीक्वेंस या फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। डायमंड्स आपके
कंडीशनल या डिसीजन स्टेटमेंट्स को शो करते हैं या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को, और जो प्लेन सर्कल है वो कनेक्टर को शो करता है। अगर आप दो फ्लो चार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो आप सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सिलेक्शन के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आप डायमंड का यूज करते हैं, तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन करने के लिए आप डायमंड का इस तरीके से यूज करेंगे। आप ऊपर से किसी भी फ्लो से आ रहे हैं तो डायमंड में आप कंडीशन लिखेंगे। अगर उस कंडीशन का रिजल्ट यस में आ रहा है तो आप यहां से फ्लो लेंगे और यहाँ पे काम करेंगे और आते हुए आप यहाँ से निकल जाएंगे। और यदि आपकी कंडीशन का जो रिजल्ट है वो नो में आ रहा है तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप एग्जीक्यूशन करेंगे और लौट करके आप अपने पाथ पे यहाँ आ जाएंगे। और डिटेल में समझने के लिए ये आपका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बताता है कि दो नंबर्स में से हमको बड़ा नंबर शो करना है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर आपने दो नंबर को एक्सेप्ट किया और फिर आपने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यस में आएंगे आप और ए को प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद आपका चूंकि काम खत्म हो गया इसलिए आप एंड पे आ जाएंगे। अगर बी बड़ा होगा तो आपको नो में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने पूछा है कि क्या ए बी से बड़ा है। या तो रिजल्ट यस में आएगा या रिजल्ट नो में आएगा। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो रिजल्ट नो में आया। हम यहाँ पे यहाँ से आएंगे और बी को प्रिंट करेंगे क्योंकि बी बड़ा है, और हमारा काम होने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को किस तरह डायमंड की हेल्प से शो कर सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से बता रहा है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से किस रास्ते से चलेगा। दूसरा, अगर आप रिपीटेटिव या इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट्स को इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लूपिंग भी बोलते हैं। आप मान लीजिए यहाँ से आए, आपने यहाँ कैलकुलेशंस की कुछ प्रोसेस की, यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस की, और यहाँ पे आपने डायमंड में कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन का रिजल्ट यस में आता है तो आपको रिपीटिशन नहीं करना है और अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ जाना है। लेकिन अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, माने रिजल्ट आपको नो में दे रहा है, तो आपको वापस उस स्टेटमेंट पे पहुंचना है जहां से आप फिर से स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हो। और आसानी से समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए। इसमें हम मान लीजिए कि n की वैल्यू हमारी 5 है, माने हमको 4 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो शुरू में हमने इसको एक्सेप्ट किया। पहली बार हम नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें कितनी वैल्यू का सम निकालना है। फिर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, सम इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0। यहाँ पे i हमारा लूप चलाएगा और इसको हम पिछले एग्जांपल में जो हमने काउंटर का यूज किया था उसकी तरह इसका यूज करेंगे, और सम हमको हर नंबर का सम ऐड करने की हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, तो हमारा स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस i। इसमें सम की हमारी पुरानी वैल्यू है 0 और i की पुरानी वैल्यू भी 0, तो इनिशियली हमारे सम की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने i में 1 जोड़ दिया जैसा कि हमने काउंटर में किया था। तो अब i की हमारी जो नई वैल्यू हो गई वो हो गई 1। और अब हमने सिलेक्शन में चेक किया क्या i की वैल्यू n से छोटी है। चूंकि हमने n 5 माना है इसलिए, और i की वैल्यू 1 है, इसलिए हमको रिजल्ट यस में मिला। तो अब हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे और यहां से इन दो स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करेंगे। दो स्टेप हमें फिर से रिपीट करना है, सम इक्वल टू सम प्लस i। अब हमारे पास सम की पुरानी वैल्यू 0 है और i की नई वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1
1 हो गया। अब हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ गई? 1। आई हमारा पुराना 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। 2 फिर भी 5 से छोटा है, तो रिजल्ट में यस आया। हमने फिर से इसको स्टेप को रिपीट किया, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम की पुरानी वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1, और आई की हमारे पास नई वैल्यू क्या है? 2। तो 2 + 1 = 3। अब सम की हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3। फिर हम नीचे आए, हमने आई में 1 जोड़ा, तो पुरानी वैल्यू थी 2 में 1 ऐड हुआ तो हो गया 3। फिर हमने चेक किया, अब ये फिर भी 5 से छोटा है, यस आया रिजल्ट। हमने फिर से रिपीट किया, नाउ 3 + 3 = 6, और आई हो जाएगा 4। 4 अभी भी 5 से छोटा है, तो हम फिर से जाएंगे। अब 6 + 4 10 हो गया, ठीक है, और आई की वैल्यू अब 5 हो गई। अब हमने कंडीशन चेक की, तो आई की वैल्यू भी 5 है और एन की वैल्यू भी 5 थी, तो क्या आई 5 से छोटा है? नहीं, तो रिजल्ट आया नो। तो अब हम क्या करेंगे? इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इस स्टेप में सम में जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सम की लास्ट वैल्यू क्या है? 10, तो यहाँ पर पे 10 प्रिंट हो जाएगा और हमारा काम हो गया। यूजर ने जो जितने नंबर हमको दिए थे, पहले 5 0 से स्टार्ट करके, तो हमने पहले 5 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लिया है और उसको प्रिंट कर दिया है। हमारा काम हो गया है। अब हम अपने एल्गोरिथम को एंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे आप फ्लो चार्ट में इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करके स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं या स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना लास्ट एग्जांपल शो करेंगे, जो कि प्रोग्राम है। प्रोग्राम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का फाइनल तरीका है, और ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम उस एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन जब लिख देते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाने लगता है। प्रोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है वो एल्गोरिथम का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम सीक्वेंस में लगी हुई इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जो कि किसी काम को पूरा करता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लिखने का तरीका होता है। तो जब भी आप किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो अलग तरीके से लिखा जाएगा, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसके लिखने के तरीके में कुछ चेंज होगा, लेकिन रिजल्ट आपको हमेशा एक से मिलेंगे, लैंग्वेज कोई भी हो। इसलिए एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चेक करें कि दो नंबर्स का जो सम है वो सी और जावा में कैसा दिखेगा। तो ये दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में हमने इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर यही सॉल्यूशन आप जावा में लिखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक ही एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अलग दिखाई दे रहा है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अलग दिखाई दे रहा है, जबकि हम काम एक ही कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये अंतर केवल लिखने में तरीके की वजह से आया, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम अलग तरीका यूज करते हैं और जावा में हम अलग तरीका यूज करते हैं। इस तरीके को नॉर्मली हम सिंटेक्स बोलते हैं, मीन्स इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स या कमांड्स को लिखने का तरीका, और वो हर लैंग्वेज का अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।